तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज से लगभग 2.5 साल पहले जो है मैंने आईईएक्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कंपनी के बिजनेस मॉडल को, कंपनी की वैल्यूएशंस को, क्या की रिस्क हैं, क्या की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया था। और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं आईईएक्स में नहीं इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मार्केट कपलिंग और एमबीडी ये 2 रेगुलेशन आने वाले थे और उनकी कुछ अनसर्टेनिटी थी, और इस वजह से मैंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया था। पर तब से जो है काफ़ी टाइम हो गया है, कंपनी को रिविज़िट करने का टाइम हो गया है, क्योंकि अगर हम कंपनी का शेयर प्राइस देखें तो शेयर प्राइस भी जो है काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, लगभग 300 रुपये तक गया था और अब जो है वापस से ऑलमोस्ट 150 रुपये का जो है कंपनी का शेयर प्राइस आ गया, यानी 50% का ड्रॉप ऑलमोस्ट हो चुका है। तो क्या अब सही समय है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का? क्या की अपॉर्चुनिटीज़ अब नज़र आती हैं? जो पहले हमने सोचा था उस तरीके से कंपनी की थीसिस कैसे चल रही है, सब कुछ डिस्कस करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कंपनी के शेयर प्राइस के साथ कि आखिर ये जो शेयर प्राइस है वो इतना ज़्यादा ऊपर क्यों गया था, यानी कि लगभग ये 50 रुपये से बढ़ के 300 रुपये क्यों गया था और वापस ये 150 रुपये का क्यों करेक्शन आया है। तो प्राइमरीली इसका जो मेजर रीज़न है वो है ग्रोथ का स्लो डाउन हो जाना, राइट। ये कंपनी जो है एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, जो कि 25-30% से जो है ग्रो कर रही थी, और अचानक से पिछले साल इसकी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो गई, ग्रोथ जो है वो टेपर ऑफ हो गई। इस साल अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 0% की ग्रोथ आएगी सेल में। इस वजह से जो है जब भी कोई एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, राइट, कोई भी फास्ट ग्रोइंग, ये एक बेसिकली सिंपल रूल है, कोई भी फास्ट ग्रोइंग कंपनी की ग्रोथ अगर स्लो डाउन होगी तो कंपनी का जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से क्रैश करेगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कंपनी का जो शेयर है उसे सेल करने का। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपका होराइजन कितना लंबा है। इस कंपनी की बात करूं तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी है, इन द सेंस कि इसका बहुत ज़्यादा लंबा रनवे है फ्यूचर में। साथ साथ एक तरीके से मोनोपोली बिजनेस है, ऑलमोस्ट कुछ सेगमेंट्स में 100% का मार्केट शेयर लेके बैठे हैं, तो डिपेंड करता है। तो ये तो हमने देख लिया कि ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो गई, लेकिन ग्रोथ स्लो डाउन आखिर क्यों हुई, राइट। उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो ग्रोथ है, जो सडन ग्रोथ है, वो आई क्यों थी, राइट। तो अगर हम आईईएक्स की बात करें तो ग्रोथ के प्राइमरीली 3 इंजन मुझे समझ में आते हैं। पहला जो इंजन है वो है डेफिसिट, यानी कि जब भी कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे अगर आप यूपी में हैं तो यूपी पीसीएल हो गया, अगर आप कर्नाटका में हैं तो वहाँ का कुछ होगा, ऐसे हर स्टेट का एक डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, राइट। कहाँ कहीं कुछ जगह पे प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, काफ़ी बार इन्हें 24 आवर्स ऑब्वियसली इन्हें सप्लाई देनी होती है, और काफ़ी बार जो इनके पावर परचेज अग्रीमेंट्स होते हैं, राइट, तो ये पूरी तरीके से पावर को परचेज नहीं कर पाते हैं, इनके पास कुछ डेफिसिट रह जाता है, और उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए या तो ये ट्रेडर्स के पास जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर्स के पास, या तो फिर ये बेसिकली एक्सचेंज के पास जाते हैं। जैसे आईईएक्स जो है वो एक एक्सचेंज है, तो जब भी एक्सचेंज के पास जाते हैं तो वो एक प्राइमरी रीज़न हो गया। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मानिए कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मेरा जो जनरेटर है, जनरेटर जैसे एनटीपीसी हो गया, उससे मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई मेरे को अगले 10 सालों तक या 20 सालों तक, जनरली बहुत लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अगले 10 सालों तक 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, और कुछ उसमें इंक्रीमेंट जो है बेसिकली इनबिल्ट होगा, इतने रुपए के हिसाब से जो है मुझे पावर सप्लाई होगी। अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि भैया जो एक्सचेंज है वहाँ पे 3 रुपये पर यूनिट पे पावर मिल रही है, राइट, तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो बेसिकली जो मेरा पावर परचेज अग्रीमेंट है वहाँ से मैं थोड़ी सी पावर को कम ड्रॉ कर लूँगा, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है दिन भर में, राइट। तो जो भी पीक टाइम है वहाँ पे जो है मैं सोचूंगा कि मैं बेसिकली जो भी मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी मेरा जनरेटर है उसकी पावर यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन जब जहाँ पे रात का टाइम है, जहाँ पे सस्ती पावर मिल रही है, तो मैं बेसिकली एक्सचेंज से जो है पावर खरीद लेता हूँ। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की वजह से ये लोग करते हैं। तो काफ़ी बार क्या करेंगे कि ये पूरा 100% ना लेके 90% ले लेंगे, और 10% जो है वो सस्ती पावर खरीद लेंगे फ्रॉम दी एक्सचेंज, और मे बी इन्हें थोड़ी बहुत पेनल्टी भरनी पड़े, वो अपनी मैथ करके वो पेनल्टी भी भर देंगे कि हाँ चलो ठीक है भाई, हमने जो अग्रीमेंट था उतनी पावर नहीं हमने जो है यूज़ करी, इसलिए हमें कुछ पेनल्टी भरनी पड़ेगी।
तो ये था दूसरा। और तीसरा रीज़न है ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस का मतलब इंडस्ट्रीज़ भी प्राइमरीली अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए ग्रिड की पावर ना यूज़ करके एक्सचेंज से पावर खरीदती हैं जब एक्सचेंज की पावर सस्ती होती है। जैसे बड़ी बड़ी स्टील प्लांट्स हो गए, बड़े बड़े फर्टिलाइज़र प्लांट्स हो गए, जहाँ पे भी हाई पावर कंजम्पशन होती है वहाँ पे प्राइमरीली इनके कस्टमर्स हैं। अब ये जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन वाली मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि पॉइंट 2 और पॉइंट 3, वो 35% ऑफ द टोटल एक्सचेंज मार्केट है, राइट। अब बेसिकली हुआ क्या कि कोविड के बाद एनर्जी प्राइसेस, हमें पता है 2021-2022 में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आई, अचानक से एनर्जी प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी। तो जो एनर्जी कॉस्ट ऑलमोस्ट, ये मैं कोल प्राइस का मैंने चार्ट खोला हुआ है, जो ऑलमोस्ट 60 रुपये 70 रुपये के आसपास हुआ करता था USD, ये डॉलर्स में है पर टन, वो जो है 400 450 तक जो है चला गया, यानी कि ऑलमोस्ट 9 टाइम्स। ये मैं स्पॉट मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में जितने भी ये पावर जनरेटर्स हैं वो सस्ती इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते, और इस वजह से हुआ क्या कि जो भी आपका एक्सचेंजेस थे वहाँ पे जो पावर जनरेशन की कॉस्ट, जो प्राइस डिस्कवरी हो रही थी वो बहुत ही ज़्यादा होने लगी, और इस वजह से जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन थी वो पॉसिबल नहीं हो पा रही थी फॉर मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर्स। तो वो क्या कर रहे थे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो सकती थी वो अपने पावर परचेज अग्रीमेंट से ख़रीद रहे थे, बजाय जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन वाली चीज़ के अलावा। अगर डेफिसिट है तो मजबूरी है, राइट, ख़रीदना ही पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की वजह से कुछ भी जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ख़रीदारी हो रही थी, और इस वजह से ऑलमोस्ट 30-35% का इम्पैक्ट आया ऑन देयर वॉल्यूम्स। और यही प्राइमरी रीज़न था कि इसका जो शेयर प्राइस है वो इतनी बुरी तरीके से क्रैश करा। जो 25% 20% की ग्रोथ थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, और इस साल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ग्रोथ आई है। अगर आप 2020 में देखेंगे तो देखिए कैसे जो है न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे थे कि पंजाब गवर्नमेंट ने और हर एक जो है स्टेट गवर्नमेंट ने 500 करोड़ बचाए, किसी ने 1000 करोड़ बचाए, राइट। क्योंकि बेसिकली हर कोई कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रहा था, पावर परचेज एग्रीमेंट की बजाय यहाँ से पावर खरीद रहा था और अपने पैसे को बचा रहा था। क्योंकि कोविड के बाद हमें पता है हुआ क्या था, अचानक से डिमांड जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो कम हो गई थी क्योंकि कोविड में, और साथ साथ जो सप्लाई थी वो तो कांस्टेंट थी क्योंकि पावर प्लांट तो चल रहा है, तो ओवर सप्लाई हो गई थी, इसीलिए प्राइस डिस्कवरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही थी। तो एक टाइम पे जो है 2 रुपये 1.5 रुपये पर भी जो है इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी ऑन दीज एक्सचेंजेस, जबकि जो पावर परचेज एग्रीमेंट थे वो 4.5 रुपये 4 रुपये के आसपास थे। तो यही प्राइमरी जो है रीज़न था बहुत ज़्यादा बढ़ने का। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ मार्केट क्लियरिंग प्राइजेस IEX की और बायलेटरल ट्रेडर्स जो बेसिकली हैं, और उनकी जो है प्राइस में कितना डिफरेंस रहता था। तो हमेशा अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द ईयर्स में जो ऑरेंज बार है वो इस ब्लू बार से कम है, यानी कि जो बायलेटरल, यानी कि आप डायरेक्टली जो है समझौता कर लेते हैं कि भैया ठीक है, हम एक्सचेंज की बजाय डायरेक्टली पीयर टू पीयर जैसे बोलते हैं कि आप सीधा जनरेटर के पास गए और आपने उसको बोला कि भाई मुझे कमी पड़ रही है तो थोड़ी ज़्यादा सप्लाई कर दे। तो बायलेटरल की जो प्राइस थी वो हमेशा इससे ज़्यादा रहती थी। अगर यहाँ पे देखिए 2014 में 2.9 रुपीज़, ये 4.3 रुपीज़, यहाँ पे भी 50-80 पैसे का डिफरेंस, यहाँ पे भी हमेशा जो है सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहा है 2020 तक। और ख़ासकर कोविड के बाद तो ये डिफरेंस और ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पे वो डेटा अवेलेबल नहीं है 2021 का, बट वहाँ पे ये और ज़्यादा डिफरेंस जो है बढ़ गया था। लेकिन कमिंग फॉरवर्ड टू टुडे, अभी जो प्राइस डिस्कवरी हो रही है जो कि 3.1 रुपीज़ थी 2020 में, अभी इस समय 5 रुपये 25 पैसे पर यूनिट की हो रही है। दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट मार्च 2023, और ये तब हो रही है जब इस महीने मार्च 2023 में 23% कम हुए हैं। प्राइस जो डिस्कवर हुई है वो 23% कम हुई है क्योंकि वेदर थोड़ा सा ठंडा था इस वजह से। तो आने वाले समय में ये लोग क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली हुआ क्या कि कोल की जो शॉर्टेज है वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो रही है, तो कोल की सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है। कोल इंडिया की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्शंस आ रहे हैं। इंपोर्टेड कोल की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। आपको मैं चार्ट भी दिखा देता हूँ कोल प्राइस का। ये देखिए, जो मैं $450 पर टन दिखा रहा था वो गिर के अब 190 पे आ गया है। हालांकि उतना नहीं गिरा है जितना प्री कोविड था, पर फिर भी रिलेटिवली सप्लाई काफ़ी ज़्यादा ईज़ हो गई है, और इस वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं आने वाले समय के लिए। In the coming months, supply side liquidity should improve due to various conducive policy and regulatory initiatives announced by the government to increase coal and gas based generation. अब क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वो तो हमने देख ली, लेकिन आगे का क्या? आगे अगर देखिए तो कोल प्राइजेस डेफिनेटली इंप्रूव हो रही हैं। कोल प्राइस का चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया।
IGX जिनका गैस एक्सचेंज है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आ रही है। उसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कैसे ये लोग ऑलरेडी एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट इन्होंने इस साल बनाया है। और रेगुलेशन रिस्क जो है एक काफ़ी बड़ा रिस्क था जो कि अब अवॉइड हो गया है। तो पहले बात करता हूँ रेगुलेशन रिस्क की। तो रेगुलेशन रिस्क में CERC ने पहले जो है बेसिकली 2 पैसा फ्रॉम बोथ साइड यानी 4 पैसा पर यूनिट के हिसाब से ये लोग चार्ज किया करते थे। अगर इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए 4 रुपये पे जो है प्राइस डिस्कवर हुई, 4 रुपये पर यूनिट पे ये सेल हो रही है इनके एक्सचेंज पे, तो उसमें से 2 पैसा फ्रॉम बायर, 2 पैसा फ्रॉम सेलर, यानी 4 पैसा ये लोग लिया करते थे। तो ये एक रिस्क ये था कि क्या वो गिर के 1 पैसा हो जाएगा। मतलब ऑब्वियसली इस तरीके की जो कंपनीज होती हैं उनमें रेगुलेशन का हमेशा ही रिस्क रहता है क्योंकि ये प्राइस खुद से कंट्रोल नहीं कर सकती। अब वो एक काफ़ी बड़ा ओवर शैडो हो रही थी और वो अभी क्लियर हो गया है क्योंकि ये रिसेंट न्यूज़ है 6 अप्रैल 2023 की कि CERC अलाउज पावर एक्सचेंज टू चार्ज 2 पैसा पर यूनिट। तो आने वाले 5-10 सालों के लिए इनकी लाइफ सॉर्टेड है। तो वो एक काफ़ी बड़ा ओवरहैंग था जो कि अब ख़त्म हो गया है। एक नया एक्सचेंज आ गया है HPX, IEX और PXIL, पहले 2 एक्सचेंज हुआ करते थे। अब ये देखते हैं। अभी तो अगर मार्केट शेयर की बात करूँ तो कोई भी एक्सचेंज इनके रियल टाइम मार्केट हो चाहे इनका डे हेड मार्केट हो, कुछ भी इनका ऑलमोस्ट 100% मोनोपोली है। हालांकि जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उसमें डेफिनेटली इनका जो मार्केट शेयर है वो उतना अच्छा नहीं है। उसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट उतना बड़ा रिस्क अभी तो नहीं नज़र आ रहा है कंपटीशन का, जो कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन कर सकता है, लेकिन अभी तक तो प्राइस डिस्कवरी इनकी बहुत ही अच्छी है और मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। अब बात कर लेता हूँ मैं IGX की अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो IGX की जो अपॉर्चुनिटी है वो ये कंपनी बताती है कि उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी पावर एक्सचेंज की अपॉर्चुनिटी है। इस साल की बात करूं तो बेसिकली 18.5 करोड़ का रेवेन्यू किया है इन जस्ट 1 क्वार्टर। अभी तक हार्डली मतलब 2-4 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे थे, लेकिन इस क्वार्टर में सिग्निफिकेंट रेवेन्यू करा है। 18.5 करोड़ का रेवेन्यू और 12.5 करोड़ के प्रॉफिट भी करे हैं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी आप देख सकते हैं। और अभी जो है हाल सिर्फ 1.5% ऑफ द मार्केट इन्होंने कैप्चर करी है। अभी मेजॉरिटी जो मार्केट है वो एक्चुअली में कैप्चर ही नहीं हुई है। हालांकि यहाँ पे मैं ये बता दूं कि ऑलमोस्ट गैस एक्सचेंज पे भी 70-75% जो होते हैं वो मार्केट वो ऑलमोस्ट जो है पावर पर जो बेसिकली जैसे इलेक्ट्रिसिटी में लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स होते हैं, राइट, पावर परचेज अग्रीमेंट, उसी तरीके से यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स होते हैं। जो शॉर्ट टर्म मार्केट है वो ऑलमोस्ट 20-25% ही है और उसका लगभग 1.5% जिन्होंने बोला है कि भाई अब एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, यानी कि अभी भी यहाँ से करीब कुछ नहीं तो 15 गुना तक जो है रेवेन्यू होने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल मार्केट की बात करूँ तो 500 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है करंट मार्केट साइज के हिसाब से, जिसमें से 18.5 करोड़ इन्होंने लगभग इस साल जो है किया है। तो पूरे साल की अपॉर्चुनिटी देखें तो लगभग 75 करोड़ के आसपास करेंगे अगर इसे मैं 4 टाइम से मल्टीप्लाई करूँ तो। 12.5 करोड़ का प्रॉफिट करा है तो मोटा मोटा 50 करोड़ का जो प्रॉफिट है, तो 300 करोड़ टोटल प्रॉफिट है। 50 करोड़ ऑलरेडी IGX से आ रहा है जिसको अभी तक कुछ भी वैल्यू नहीं मिल रही थी। आने वाले 2-3 सालों में ये 50 करोड़ यहाँ से 100-150 करोड़ तक आराम से जा सकता है, राइट। नेक्स्ट ईयर जो है आराम से डबल हो सकता है, ये 50 करोड़ का प्रॉफिट 100 करोड़ तक जा सकता है। तो हाई मार्जिन बिजनेस है। और यहाँ पे मैं मार्केट की जो अपॉर्चुनिटी है वो तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ। 500 करोड़ की मार्केट एट करंट साइज है। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पुश कर रही है। 6% जो गैस बेस्ड इकोनॉमी है उसे 15% लेके जाना चाहती है। अगर पूरी की पूरी इकोनॉमी गैस बेस्ड 6% से 15% होती है तो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो जाएगी। तो ये 500 करोड़ है वो लगभग जो है 1250 करोड़ के आसपास बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी। 1250 करोड़ के हिसाब से जो है अगर आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 250-300 करोड़ के प्रॉफिट यहाँ से आ सकते हैं आने वाले 7-8 सालों में, पर ईयर की बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे भी ये लोग सबसे पहले एक्सचेंज हैं, बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी। ऑब्वियसली जो है एक स्टिकी बिजनेस है, नेटवर्क इफेक्ट्स हैं, जितने ज़्यादा बायर्स होंगे उतने ज़्यादा सेलर्स होंगे एंड वाइस वर्सा, उतनी बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी, कंपटीशन को उतनी ज़्यादा पीछे धकेल पाएंगे। तो IGX काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फाइनली अब बात कर लेता हूँ कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में। तो पूरी कहानी तो अब समझ में आ गई कि भाई क्या क्या पिछले कुछ सालों में हुआ है, आने वाली अपॉर्चुनिटी कैसी लग रही है। अब 50% करेक्शन के बाद वैल्यूएशन कैसी लग रही है। तो वैल्यूएशन में अगर हम देखें तो
अगर मैं एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो वो तो अभी मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं लग रही है। हालांकि जितने भी नेगेटिव फैक्टर्स थे, जैसे कि रेगुलेशन का ओवरहैंग था, साथ साथ जो कोल बेसिकली प्राइस डिस्कवरी की प्रॉब्लम थी, वो सब अब धीरे धीरे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले एक साल में ये बैक विद अ बैंग आने वाली है। एक साल क्या, मुझे लगता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ही, 2-3 क्वार्टर्स में जो भी चीज़ें इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वो सब रिवर्स होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन वैल्यूएशन की बात करूं तो 47.5 के पीई पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है आज की डेट में। प्रॉफिट्स अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉफिट्स हैं जो कि लास्ट ईयर किए थे। तो 303 करोड़ के प्रॉफिट्स पिछले साल करे थे, इस साल 291 करोड़ के प्रॉफिट इन्होंने करे हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर कितने हो सकते हैं, राइट। जो बेस बिजनेस है, राइट, उसको मानते हैं कि उतना ही रहेगा। इसके पास मेनली 2-3 इंजन रहते हैं ग्रोथ के। एक तो जो पूरी की पूरी पावर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जो कि 5-6% से ग्रो कर रही है, प्लस ये लोग जो है स्पॉट मार्केट में हैं, तो ये लोग जो है बेसिकली मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं फ्रॉम ट्रेडर्स। तो मोटा मोटा समझिए कि 5-7% ग्रोथ जो है वहाँ से आ रही है। प्लस ये जो नए इनिशिएटिव्स ये लोग लेते रहते हैं, जैसे कि IGX हो गया, जैसे कि रीन्यूएबल सर्टिफिकेट्स हो गए, ग्रीन एनर्जी हो गया, वहाँ से कुछ ग्रोथ आती है। तो इस वजह से ये लोग 20-20% की ग्रोथ हर साल कर पाए हैं। अब वो जो 35% जो इनका बिजनेस है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन वाला, वो इस साल मुझे लगता है वो वापस आएगा। तो दूसरी चीज़ जो है IGX, मुझे लगता है कि 2000 FY24 में कम से कम 75 से 100 करोड़ के प्रॉफिट आराम से करेगा। तो ये जो 300 करोड़ का प्रॉफिट, 291 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, ये नेक्स्ट ईयर आराम से 400 करोड़ का प्रॉफिट मुझे लगता है कि हो जाएगा। 400 करोड़ के प्रॉफिट के हिसाब से अगर मैं फॉरवर्ड पी निकालता हूँ तो 13,000 मार्केट कैप है, 400 करोड़ का ऑलमोस्ट 32 का पी है। तो एक डिसेंट पी है अच्छी कंपनी के लिए विद द लॉन्ग रनवे। बहुत सस्ता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अब यहाँ पे मैंने एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लिया है, मैंने 20-20% की ग्रोथ मानी है, और 20-20% के हिसाब से 6% का कैगर बनता है। ये एक स्टैंडर्ड शीट है, आपको इसके बारे में मैं फिर से नहीं बताऊंगा कि किस तरीके से ये कैलकुलेट हुआ है। आपने मेरी बहुत सी वीडियोस में ये शीट देखी होगी। 20% की ग्रोथ के हिसाब से जो प्रॉफिट्स हैं वो बनते हैं, नेट प्रॉफिट लगभग ऑलमोस्ट 590 करोड़ के इन FY27, आज से 4 साल बाद ऑलमोस्ट डबल होते हुए मुझे नज़र आते हैं। क्योंकि जो मैंने ट्रिगर्स बताया, और मैं 30 का पी दे रहा हूँ तो फॉरवर्ड पी, और उस हिसाब से 17,700 करोड़ की मार्केट कैप बनती है, तो 200 रुपये का शेयर प्राइस बनता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वैल्यूएशन के बारे में हम बहुत ज़्यादा सटीक नहीं कह सकते। हम ये देख सकते हैं कि क्या एक बहुत ज़्यादा वैल्यू बाय है या नहीं। अगर यही शेयर आज 100 रुपये का मुझे मिलने लगे, राइट, तो यहाँ पे मैं शेयर प्राइस अगर मैं 100 रुपये का करता हूँ तो ये 19 का कैगर मुझे बताता है, विच इज़ अ वेरी गुड कैगर फॉर अ वेरी गुड कंपनी। काफ़ी बार हमें अच्छी कंपनीज के लिए कुछ ओवर पे करना पड़ता है। तो आज की डेट में अगर बात करें तो ये 6% का कैगर बता रहा है, विच इज़ नॉट रियली अ वैल्यू बाय। लेकिन यहाँ पे अगर अगर जो FY27 में 30 की जगह ये 50 के पीई पे ट्रेड कर रहा हो, तो फिर डेफिनेटली एक 21% का कैगर बनता है, राइट। तो आप सिनेरियोज देखिए कि हमें फ्यूचर नहीं पता कि वो 30 के पीई पे ट्रेड करेगा कि 20 के पीई पे ट्रेड करेगा इन FY27, या 50 के पीई पे ट्रेड करेगा, राइट। सो दिस कैन बी अ बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर ये 20 के पीई पे ट्रेड करेगा तो फिर नेगेटिव रिटर्न्स बना के देगा। अगर ये 30 के पीई पे ट्रेड करेगा तो एक FD टाइप के रिटर्न बना के देगा। और अगर ये 50 के पीई पे ट्रेड करेगा तो वैल्यू बाय तब है अगर आपको ऐसी प्राइस पे मिले जहाँ पे एक मीडियन केस में, विच इज़ अ 30 पी इज़ अ मीडियन केस, मीडियन केस में भी आपको 15% के मिनिमम रिटर्न बन जाए, विच इज़ अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 100 रुपये, 96 रुपीज़ की प्राइस पे 15% का केगर बनता है। तो ये थी IEX के बारे में एक अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।